जय हिंद दोस्तों। 7 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। यानी अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने जो बाइडेन का स्थान लिया है। तो अभी जो 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन कौन थे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला था, जिसमें जीत किसने हासिल कर ली है, डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। इस बात को आप जरूर नोट करें। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2016 में भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनाए गए थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, 277 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो 538 सीटों में से 277 सीटें रिपब्लिकन पार्टी को प्राप्त हुई हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा कितना है, 270 का। यानी अगर किसी उम्मीदवार को 270 सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को 277 सीटें प्राप्त हुई हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति बन गए हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि कमला हैरिस की पार्टी है, उसको 224 सीटें प्राप्त हुई हैं 538 सीटों में से। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें ये है गधा और ये है हाथी। तो जो अमेरिका की मुख्य पार्टियां हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है, तो उनके ये सिंबल हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, गधा। और जो रिपब्लिक पार्टी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसका सिंबल क्या है, हाथी। दोस्तों यहां पर हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, उसको भी आप समझिएगा। देखिए, जो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ है उसमें 277 सीटें डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त हुई हैं और 224 सीटें कमला हैरिस को प्राप्त हुई हैं 538 सीटों में से। और बहुमत का आंकड़ा कितना था, 270 का। अब जिस प्रकार से हमारे देश में संसद होती है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी संसद है। तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। उसके दो सदन होते हैं। तो पहला सदन कहलाता है सीनेट और दूसरा सदन कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमारे देश में सीनेट को राज्यसभा बोलते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा बोलते हैं। इस प्रकार से आप समझते जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले सीनेट की बात करते हैं। तो सीनेट में 52 सीटें प्राप्त हुई हैं रिपब्लिकन पार्टी को, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को, और 42 सीटें प्राप्त हुई हैं कमला हैरिस की पार्टी को, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी को। और सीनेट में कुल सीटें कितनी हैं, 100 सीटें हैं। अगर किसी पार्टी को 51 सीटें प्राप्त हो जाती है तो उसे बहुमत मिल जाता है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है उसे सीनेट में भी बहुमत मिल चुका है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इसमें रिपब्लिकन पार्टी को 198 और डेमोक्रेट पार्टी को 178 सीटें प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें 435 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा कितना है, 218 का। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका की संसद में दो सदन होते हैं। पहला होता है सीनेट, जो कि ऊपरी सदन होता है। दूसरा सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि निम्न सदन कहलाता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा कई बार, उनकी जो मोटिवेशन वाली कहानी है वो आपने कई बार पढ़ी होगी। तो यह अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। बराक हुसैन ओबामा, जिन्हें बराक ओबामा कहा जाता था, ये अमेरिका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति थे। अमेरिका में 4 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी हत्या हुई है। तो इनमें पहला नाम है अब्राहम लिंकन का, इनकी 1865 में हत्या हुई थी। फिर उसके बाद जेम्स गारफील्ड की 1881 में हत्या हुई थी। और फिर विलियम मैकिले, इनकी 1901 में हत्या हुई थी। और जॉन एफ कैनेडी की 1963 में हत्या हुई थी। तो ये 4 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी हत्या हुई थी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी करके ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप
वहां से प्राप्त कर लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 35%। यानी कि अब मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं उन्हें 35% आरक्षण प्रदान किया जाएगा सभी नौकरियों में। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में लाडली बहना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में आयोजित किया गया है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया था, यानी पेपरलेस चुनाव आयोजित किया गया था भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को। जबकि जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इन दोनों फैक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये इंडिया बस में मनाया जाएगा, ये 7 नवंबर को मनाया जाएगा। और विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाएगा, ये पूरे विश्व में मनाया जाएगा। नवंबर माह के अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 1 नवंबर को राष्ट्रीय लेखक दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक के स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाएगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा लोक गायिका। तो बिहार की प्रसिद्ध लोकप्रिय गायिका थी शारदा सिन्हा जी, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अभी बिहार में छठ पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है, तो हर एक घर में आपको शारदा सिन्हा जी के गीत जरूर मिल जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको शारदा सिन्हा जी का गीत जरूर सुनाई देगा, क्योंकि इनके द्वारा जो छठ पूजा को लेकर के गीत गाए गए हैं वो काफी लोकप्रिय हुए हैं। शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी गीत गाए हुए हैं। कई फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। दोस्तों, शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था बिहार के हुलास सुपौल जिले में। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी प्रदान किया गया था। तो ये काफी बड़ी शख्सियत हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है, तो इसको भी आप नोट कर रहे हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो अभी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देव रॉय का निधन हुआ है। समाज सेवक नारायण जी का निधन हुआ है। जम्मू कश्मीर के विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, बीपीएल के संस्थापक टीपीजी नाम्बियार का निधन हुआ है। पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी का निधन हुआ है। भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है। रेडियो प्रस्तुतकर्ता इंद्रानंद सिंह झा का निधन हुआ है। और देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन के लोन पर भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत क्रेडिट गारंटी दी जाएगी? आंसर हो जाएगा 75%। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट ने अभी हाल ही में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार के द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो मेधावी छात्र हैं उनको सहायता प्रदान करना, यानी कि पैसे की कमी के कारण किसी की एजुकेशन ना रुके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं कि कौन सी योजना कब शुरू की गई है। तो आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी 2023 को, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को, अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को, विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को,
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 2024 में शुरू की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से की गई है। तो दोस्तों ये सभी योजनाएं आप नोट कर लें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आंसर हो जाएगा इसका 17.7% की। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया है कि भारत में 2015 से लेकर के 2023 के बीच में जो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की जो घटनाएं हैं उसमें 17.7% की कमी देखने को मिली है। यानी कि टीबी के मरीज अब कम आ रहे हैं। तो 2015 से 2023 तक 17% कम मरीज आए हैं टीबी के। अगर हम ग्लोबल रूप से देखें तो दोस्तों 2024 में जो WHO के द्वारा वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें यह बताया गया था कि जो टीबी की घटनाएं हैं उसमें 8.3% की कमी हो रही है। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो 17% की कमी है ये काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। तो दोस्तों यह किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण फैलता है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई थी, यानी टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी। साल 1905 में डॉक्टर कोच को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों विश्व टीबी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 2024 में जो विश्व टीबी दिवस मनाया गया था इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। अगला क्वेश्चन है, चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। तो लद्दाख के गोसन द्रास में हॉर्स पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अभी इसका उद्घाटन किसने किया था? तो लद्दाख के जो एलजी हैं वीडी मिश्रा जी, उनके द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो लद्दाख का गोसन द्रास नामक स्थान है, यहाँ पर लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का भी उद्घाटन किया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो गोसन द्रास में बनाया गया है। पोलो खेल में हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं और यह घोड़ों पर सवार होते हैं। घोड़ों पर बैठकर के ये खेल खेला जाता है। पोलो खेल की शुरुआत ईरान में हुई थी और इसे फारसी में चौबगन भी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अब हम खेल और खिलाड़ियों की संख्या को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11 और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लाक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9, सैपक टकराव में 3, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, जिम्नास्टिक में 8 और फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जीवन स्तर को सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा उत्तराखंड को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है और ये ऋण प्रदान किया गया है उत्तराखंड में जीवन स्तर को सुधारने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इस ऋण के माध्यम से उत्तराखंड में जो जल की आपूर्ति है उसको भी पूरा किया जाएगा। देखिए बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित ये बैंक होता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 69 इसके मेंबर हैं। इसका मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में और इसके अध्यक्ष हैं मासासुगो अस्काबा, ये आप देख सकते हैं। और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है, यानी कि यह 1966 से जुड़ा हुआ है और भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। और एडीबी का अभी हाल ही में 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का विश्व खिताब या वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। तो भारतीय मुक्केबाज हैं मनदीप जांगड़ा। तो उन्होंने अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब यानी वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया है।
यहाँ पर आप मनदीप जांगड़ा को देख सकते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, मनदीप जांगड़ा का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है मुक्केबाजी से। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। उन्होंने किसको हराया है इस प्रतियोगिता में? तो ब्रिटेन के कोनोर मैकेंटोस को हराया है 10-0 से। देखिए दोस्तों, मनदीप जांगड़ा ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। मनदीप जांगड़ा किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस स्वदेशी मशीन पिस्तौल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा असमी। तो असमी नामक पिस्तौल को अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। तो जो इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड है या उत्तरी कमांड है, उसमें 550 असमी मशीन पिस्तौल को शामिल किया गया है। दोस्तों, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड है, उत्तरी कमांड है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, 2024 से 2026 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया को। यानी इंडिया 2024 से 2026 तक के लिए, यानी 2 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो उसी में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अल्जीरिया देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। भारत अभी हाल ही में 2024 से 26 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। अफ्रीकी यूनियन 2023 में G20 का मेंबर बना था। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। और जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया मेंबर कौन बना था? बेलारूस। अगला क्वेश्चन है, AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 72वें स्थान पर है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक को जारी किया गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा। तो इसमें 174 देशों में भारत 72वें स्थान पर रहा है, जबकि बांग्लादेश 113वें, श्रीलंका 92वें और चाइना 31वें स्थान पर रहा है। अगर हम इस इंडेक्स के टॉप 3 देश की बात करें तो सिंगापुर पहले, डेनमार्क दूसरे, तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। अंतिम 3 देशों की बात करें तो इसमें दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा है। दोस्तों, इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए कितना तैयार है। बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, इसके मेंबर हैं 190 और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो अभी हाल ही में इंडिया और अल्जीरिया के बीच में रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें आपको भारत के CDS जनरल अनिल चौहान दिखाई दे रहे हैं और ये हैं अल्जीरिया के रक्षा अधिकारी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुए हैं। तो अभी हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने अल्जीरिया की यात्रा की थी। इसी यात्रा के दौरान ये समझौते हुए हैं। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अल्जीरियस यहाँ की कैपिटल है और इसके पड़ोसी देशों में मोरक्को, माली, नाइजर, मोरिटानिया और लीबिया, ट्यूनीसिया ये सभी देश आते हैं। अल्जीरिया की उत्तरी दिशा में मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का शीर्ष पर्यटक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, श्रीलंका में सबसे ज्यादा पर्यटक या टूरिस्ट कहां से जा रहे हैं? वो इंडिया से जा रहे हैं। तो जितने भी श्रीलंका में टूरिस्ट जाते हैं उनमें 27% टूरिस्ट किस देश से जाते हैं? इंडिया से जाते हैं। तो अभी श्रीलंका का शीर्ष पर्यटक देश इंडिया बना है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के किस शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई है? आंसर हो जाएगा गंगटोक। तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक में अभी हाल ही में
यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना शुरू की गई है, यानी कि एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रयोग आपने दिल्ली में देखा होगा, लेकिन अब ये गंगटोक में भी लागू किया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है और सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 7 नवंबर 2024 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रबोवो सुबियांतो। विनबैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? वियतनाम। छठ पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जा रहा है? बिहार। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को भारत लॉन्च करेगा? ESA। और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है? 2004। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो ने किस श्रेणी में अर्हता हासिल कर ली है? लाइव एक्शन लघु फिल्म। संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? महाराष्ट्र। और मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? नागालैंड। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है? बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 नवंबर। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। ई बैंक गारंटी सुविधा किस बैंक में शुरू की गई है? पंजाब एंड सिंध बैंक में। हो भाषा किस राज्य से संबंधित है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? झारखंड। WTT फीडर काराकस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हरमीत देसाई ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विभिन्न देशों की संसदों के नाम डिस्कस करेंगे, जैसे अफगानिस्तान की संसद को सोरा, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट, भारत की संसद को संसद, जापान की संसद को डाइट और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली और संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस, इजराइल की संसद को नेसेट और ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस बोला जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा, डेनमार्क की संसद को फोल्केटिंग और स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली, स्पेन की संसद को कोर्टस, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत और स्वीडन की संसद को रिक्सडाग बोला जाता है। दोस्तों, अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको। SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? S जयशंकर। केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषा या भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल। 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राजश्री बिड़ला को। किस राज्य की बोडो संस्कृति के पारंपरिक चावल से बनी बियर और खाद्य पदार्थों को GI टैग मिला है? असम। महिला T20 विश्व कप के लिए AI टूल किसने लॉन्च किया है? ICC। इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबद्ध सदस्य कौन बना है? इंडिया। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि प्रबोवो सुबियांतो किस देश के प्रेसिडेंट हैं, तो वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडोनेशिया बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, आज के लिए क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा का संबंध किस स्टेट से है? जो भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे और ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर, तो इसको आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा आपको GK की ई बुक भी मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।